अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मेरी तबीयत काफ़ी नासाज हुई, कमर दर्द थी, अब नज़ला, ज़ुकाम हो गया। गर्मी का तो आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरी नाक बहना शुरू हो तो मैं बहुत झुंझला जाती हूँ। सर भारी भारी हो, नाक साफ करते करते नाक पे जलन शुरू हो जाती, आंखों से पानी निकलता, और मुझे हुआ तो बच्चों को भी साथ हो गया। खास तौर पे दोनों छोटों को ज़्यादा है। तो मेरा एपिसोड इस ज़ुकाम की वजह एडिट करने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर आप सबका ख्याल आया और बस कर डाली। अब जल्दी से एपिसोड की जानिब चलते, लेकिन रिक्वेस्ट है बना सकब के देखेगा। छोड़िए अहमद, मुझे हर्ट कर रहे आप, नैनी कराह कर बोली तो अहमद उसे छोड़ते उनकी मैच कर दो तीन गहरे गहरे सांस भरने लगा। तो बस CID ज्वाइन नहीं करोगी, ये मेरा हुक्म है, अहमद ने सर्द लहजे में कहा। तो नैनी ने अपनी जलती आंखों को जोर से मुसला। मैं ज़रूर ज्वाइन करूंगी, और आप मुझ पे हुक्म नहीं चला सकते। आपको लगता है ना कि मैं इतने सालों से आपके मद्दे मुकाबिला रही, तो यही सही। 2 साल की ट्रेनिंग है मेरी, और अब हमारी मुलाकात ब्यूरो में ही होगी, वो सपाट लहजे में बोलती एक झटके से मरती वहां से जाने लगी। अहमद ने उसके बाजू से खींचते उसे दीवार से चिपकाया। तुम मेरे और अपने रिश्ते को खराब कर रही हो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम्हें वैसा देखना चाहता हूँ जैसा मुझे पसंद है। वो इसके बाजुओं को उसे सर से ऊपर दीवार के साथ लगाकर जकड़े हुए बोला। और आपकी पसंद किया है मिस्टर आफंदी, वो इसकी आंखों में आंखें डाले तल्ख लहजे में बोली। निगाहें झुका कर बात करो बेहिया औरत, वो दांत पीस कर बोला। तो नैनी इसकी बात पे जैसे अंदर तक तड़प उठी। बेहिया थी तो पसंद ही क्यों किया था? जब मुझे बदलना ही था तो मेरा हाथ क्यों मांगा और क्यों खुद के नाम किया? वो उसे जोर से धक्का देकर पीछे हटाती, इसके सीने पे हाथ मारते हुए हज़ीनी अंदाज में चीख कर बोली। चटाखा आवाज नेची रखो, वो इसके थप्पड़ मारते हुए दबे दबे अंदाज में चीखा। वो चेहरे पे हाथ रखे बेयकीनी से उसे देखे गई। काश मैंने तुम्हारी बजाय माहरूख को चुना होता। वो इस कद्र सोबर, सुलझी हुई, कमगू लड़की है, सबसे बढ़कर उसे पहनने ओढ़ने का तरीका है वही परफेक्ट है एंड मेरी पसंद के मुताबिक, मगर मेरे मुंह से ना जाने तुम्हारा क्यों नाम निकल गया। तुम जैसी मर्दनुमा, बेबाक, बेहिया, बदतमीज लड़की को चुनना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। वो इसके कंधों से दबोचे इस कद्र तकीर भरे अंदाज में बोला कि इसके थप्पड़ से ज्यादा इस बात पे वो बलबला उठी थी, उसने उसकी इज्जत नफ्स को बुरी तरह कुचला था। फिर वो उसे पीछे धकेलता वहां से निकलता चला गया। वो इसके जाने के बाद जमीन पे बैठती चली गई और ना जाने कितनी देर घुटनों में सर्दियाँ रोती रही, और जब इसका मोबाइल बजा तो वो होश की दुनिया में आई और उसने देखा तो जरीब का कॉल आ रहा था। वो तेजी से उठी तो हिल वाली जूती की वजह से पाँव मुड़ा, और वो कराहती हुई वापस बैठी, और बैठे बैठे सीन ने जल्दी से स्विमिंग पूल के पानी से मुंह धोया, और फिर थोड़ी देर खुद को कंपोज करती रही, और दोबारा कॉल आने पे उसने कॉल रिसीव की। यस बाबा, मैं बाहर हूँ, आप जल्दी से बाहर आ जाइए। एक्चुअली मेरा पाँव मुड़ गया था तो अब इतनी दूर तक चलकर कैसे आऊंगी? वो अपने दिखते पाँव को दबाते हुए बोली। ओह माई गॉड, कैसे हुआ बच्चे? ज्यादा तकलीफ तो नहीं है? जरीब ने बेकरारी से पूछा तो उसके हलक में जैसे इंसों का गोला बन गया। बहुत तकलीफ हो रही है बाबा, उसने गलूगीर लहजे में कहा। मैं अभी आता हूँ बच्चे, वो जल्दी से बोला और फिर कॉल काट दी। वो वहाँ पड़ी चेयर पे बैठकर ससकने लगी। नैनू मेरी जान, कैसे हुआ? हानिया की आवाज पे इसने उठाकर देखा और फिर इसकी कमर के गिर्द बाजू लपेटे वो फूट फूट कर रो दी। जरीब, हानिया के तो उसके यूं रोने पे जैसे हाथ पांव फूल गए थे। सब लोग वहां पहुंच चुके थे।
मेरी बच्ची को नजर लग गई है, मरहा ने इसका माथा चूमते हुए कहा और फिर मुलाजिमा को बुलवाकर इसका सदका दिया। बाबा घर जाना है प्लीज मुझे, अहमद के आने पे वो जल्दी से बोली। हम चलो पहले डॉक्टर को दिखाते हैं फिर घर चलते, जरीब ने कहा तो वो हानिया का हाथ थामकर उठी मगर पाँव में शदीद दर्द उठी तो दोबारा से कराहती हुई बैठ गई। ओए उठा अपनी बीवी को और छोड़कर आ गाड़ी तक, आलियान ने कहा। नहीं मामू मैं चल लूंगी, वो गड़बड़ा कर बोली। अरे इसकी मत सुन अहमद, जल्दी उठा और ले जा, फारिस ने भी कहा और फिर सबने उसकी हम में हम मिलाई तो अहमद ने आगे बढ़कर उसे गोद में उठ लिया। नन्नू को इसके कुर्बत से बेचैनी होने लगी मगर वो सपाट चेहरे से उसे उठाए गाड़ी तक आया और जरीब ने पिछला दरवाज़ा खोला तो उसने पटखने से अंदाज में उसे गाड़ी में बैठाया तो वो ससकारी भर कर रह गई। होनहा इतना सा दर्द बर्दाश्त नहीं और चले हैं CID ऑफिसर बनने, जो अपने जज्बात, तकलीफ पे काबू नहीं पा सकता उसे पुलिस फोर्स में जाने का हक ही नहीं। वो इसके कान में इंतहाई जहरीले अंदाज में बोला कि वो लबघेंच कर रह गई। अहमम किया इस भूख रहे हो भई, आलियान ने छेड़ा तो वो पीछे हट गया। जरीब ने गाड़ी स्टार्ट की तो उसने बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए और बाहर के मनाजिर में खो गई। जरीब ने डॉक्टर से चेकअप के बाद इसकी मेडिसिन ली और घर आ गए। इसने 10 दिन के बाद पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन कर ली जिसके ट्रेनर फारिस आफंदी थे और इन्होंने उसकी काफ़ी हेल्प की और फिर 2 साल की कठिन मेहनत के बाद उसे एक जगह एज ए इंस्पेक्टर तयन किया गया। वहाँ से 1 साल के बाद वो CID ब्यूरो में सीनियर इंस्पेक्टर के तौर पे तयन हुई और 1 साल में इसने अपनी जहानत से DCP साहब को भी अपना गुरुयदा बना लिया। सब ठीक चल रहा था कि अहमद आफंदी दूसरी शहर से यहाँ पे एयर कंडीशनिंग पी बनकर इंटर हुआ और हमेशा की तरह इसे आज भी नचा ही दिखा रहा था, यहाँ तक कि एक हॉस्पिटल में कुछ गलत काम हो रहे थे इस केस को वो हैंडल कर रही थी, चूंकि वो MBBS कर चुकी थी तो ये केस में उसे हॉस्पिटल में सेक्रेट एजेंट के तौर पे काम करना था मगर यहाँ पर भी उसने अपनी पूरी कोशिश की कि इसे इस केस से निकाल दे मगर DCP साहब इसके लिए डट गए और वो फिलहाल के लिए चुप हो गया मगर वो जानती थी कि वो फिर से इसके खिलाफ साजिश रचेगा। इन सब के बीच आज शादी की बात आई तो उसको किसी लड़की में इन्वॉल्व जानकर इसका दिल हजारों टुकड़ों में बट गया। वो माजी से हाल में वापस आई तो इसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। इसने उठकर चेहरे पे छींटे मारे और बाहर निकलकर सोने के लिए लेट गई। अगले दिन वो CID ब्यूरो पहुंची तो अहमद ने उसे अपने ऑफिस में तलब कर लिया। यस सर, आपने बुलाया? इसने अंदर दाखिल होकर कहा। ये मिनी डकटा फोन है, उसे लॉकेट में फिट करवा दिया है मैंने, अब नेक्स्ट टाइम जो कुछ भी होगा वो मैं सुन पाऊंगा और किसी मुसीबत में फंसी तो तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, अहमद ने एक लॉकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। ओके सर, वो सपाट लहजे में बोली और चुपचाप उसे गले में डालकर वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। अमर तो कल से बहुत खुश था, खिलाफ तवक्को कल शादी की बात पे माहरूफ ने कोई बात नहीं की थी। वो गुनगुनाता हुआ माहरूफ के रूम में आया तो अंदर से ससकियों की आवाज़ पे वो ठिठका। प्लीज अलीना डैडा को तुम ही समझाओ ना, मुझे नहीं करनी शादी अहमर से, मैंने इन्हें डाइवोर्स का कहा तो वो कल से मुझसे बात तक नहीं कर रहे, वो रोते हुए बोली तो बाहर खड़ा अहमर साकत रह गया। वो एक झटके से दरवाज़ा धकेलता अंदर दाखिल हुआ तो वो उसे देखते घबरा कर कॉल काट गई। मम्मी, वो जैसे से उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था वो लड़खड़ाते लहजे में कुछ बोलना चाह रही थी मगर इसकी ज़बान इसका साथ नहीं दे रही थी।
चाहती किया हो तुम, किया समझ रखा है तुमने मुझे, मैं पागल हूँ दीवानों की तरह तुम्हारे आसपास भटकता रहता हूँ, तुम्हारी खैर खैरियत मालूम करता रहता हूँ मगर तुम मुझसे दूर भागती हो, और आज तो तुमने हद ही कर दी। मैं जो कल रात से तुम्हारे और अपने मिलन के ख्वाब देख रहा था तुमने वो एक पल में चिकनाचूर कर दिए। वो उसे कंधों से दबोचे धारा तो वो खुद को छुड़वाती तेजी से वॉशरूम की जानिब बढ़ी। इससे पहले कि वो चटखनी लगाती वो इससे ज्यादा फिरती से वॉशरूम के पास आया और पाँव उड़ाकर इसकी कोशिश को नाकाम कर दिया। वो खौफजदा होकर नफी में सर हिलाती पीछे हुई तो वो दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ और फिर दरवाजे की चटखनी लगाता उसकी तरफ मुड़ा तो वो खौफ से जर्द हुई थी। पप प्लीज मम, मेरे पप पास मत आओ, वो नफी में सर हिलाती हिचकियों के दरमियान बोली। वो जैसे ही इसके सर पे पहुंचा तो वो अपना चेहरा हाथों में छुपाए मजीद शिद्दत से रोने लगी। अहमर ने उसे कंधों से जकड़ कर दीवार से लगाया तो रोफ शावर के बटन पे इसकी कमर लगी और छत से छम छम पानी उन दोनों पे गिरने लगा। वो खौफजदा होकर जोर से आंखें मैच गई। अहमर ने उसकी कमर के गर्द एक बाजू लपेटा और दूसरा हाथ इसके सर के पास रखता उसके लबों को अपनी दस्तरस में ले गया। वो इससे छुड़वाने के लिए भरपूर मुज़ाहमत कर रही थी और इसकी शिद्दत बढ़ती जा रही थी। पप प्लीज मम, मुझे सिस, वो बामशक्ल टूटे फूटे अल्फाज में बोली तो अहमर उसे छोड़ता पीछे हुआ। आइंदा से तुम्हारे मुंह से तलाक का लफ्ज सुना तो सांस लेना दो भर कर दूंगा। तुमने अभी तक मेरी नरमी देखी है मगर मेरे गुस्से से भी अनजान नहीं हो। नहीं हूं ना, वो थोड़ी से जकड़े बोला तो उसके लब फड़फड़ा कर रह गए। मेरे अंदर बहुत आग है, मेरा दिल तुम्हारे कुर्बत के लिए बेकरार है। ये जो आज किया सिर्फ मेरी शिद्दत का 1% है। नेक्स्ट टाइम तुम्हारे मुंह से इनकार सुना तो मैं अपने बेकरार दिल को करार देने में एक पल नहीं लगाऊंगा। वो इसके होंठों को अपने अंगूठे से रब करता गहरे अंदाज में बोला तो उसने लब कुचलते हुए निगाहें झुका ली। कल शादी की शॉपिंग करते हैं, मेरे हर हर ड्रेस को तुम चौजा करोगी, वो इसके गुलाबी रुखसार को आहिस्ता छूते हुए बोला। तुमने हमें जवाब नहीं दिया, वो उसकी थोड़ी से जकड़ते हुए इस बार जरा सख्त लहजे में बोला। जज जी अच्छा, वो फुंसी फुंसी आवाज से बोली तो वो इसके माथे पे बोसा देकर दरवाजा खोलता वहां से निकलता चला गया। वो सीधा पोर्च में आया और इसका जहन आज से 4 साल पहले में उलझ गया। 4 साल पहले निकाह के बाद वो माहरूख से मिलने के लिए रूम में आया तो अंदर से आती आवाजों पे ठिठक कर रुक गया। तुम अहमर के साथ बहुत खुश रहोगी, आलियन ने कहा। प्लीज डैडा, मुझे मालूम है कि मैं उनके साथ खुश नहीं रह सकती। जब इन्हें देखती मुझे खौफ महसूस होता है। बचपन ही वो इंतहाई गुस्सीले रहे हैं और मेरी उनकी कभी नहीं बनी। मैंने जज्बाती अंदाज में सोचा कि मुझे आपका मान नहीं तोड़ना इसलिए निकाह कर बैठी। अब मैं सोच रही तो इस जिनके पास आने के ख्याल से मेरा हश्र हो रहा है। वो रोहान सी होकर बोली तो बाहर खड़े अहमर ने जोर से लब भैंच लिए। कुछ नहीं होता, वो तो बस बचपन में ज्यादा गुस्सैला था लेकिन अब वो काफी बेहतर हो गया है। बहुत पसंद करता है तुम्हें। उनके पसंद करने से कुछ नहीं होता डैडा, मुझे भी तो वो पसंद होना चाहिए ना। मैंने ऐसे जज्बाती अंदाज में हाँ कर दी थी, बहुत गलत हो गया है। अब मैं क्या करूँगी। मैं अपनी पूरी लाइफ एक ऐसे इंसान के लिए वक्फ करती जिसे मैं पसंद तो दूर की बात बल्कि उसे देखना भी पसंद नहीं करती। आपको पता है ना, 2 बार उनकी वजह से बेहोश हुई। एक बार जब उनका मग टूटा तो उनके चलाने पे बेहोश हुई। दूसरी बार जब हॉरर मूवी देखने के बाद इन्होंने जिन बनकर डराया तब बेहोश हुई। मेरी तो पूरी जिंदगी खौफ के साए तले में गुजरेगी ना, वो झुंझला कर बोली तो अमर ने अपनी मुट्ठी जोर से भैंच ली।
اس سے زیادہ سننے کی اس میں ہمت نہیں تھی، وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور وہاں سے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے دن وہ صبح صبح اس کے روم میں آیا تو وہ اپنے ٹیڈی کو باہوں میں دبوچے سو رہی تھی۔ احمر اس کے قریب آیا اور اس ٹیڈی کو آہستہ سے اس کی باہوں سے کھینچنا چاہا تو اس نے مزید زور سے اسے ہیگ کرتے اس پہ سر رکھ لیا۔ ارے بھائی، ہم سے تو اچھا یہ ٹیڈی ہے، وہ سردہ بھرتے ہوئے بڑبڑاتا اس کے اوپر جھکا اور پوری شدت سے اس کے رخسار چوما تو وہ کسمسا کر سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ احمر نے اس کے رخسار سے رخسار رگڑا تو اس نے بیر کی چبن سے ذرا سا آنکھیں کھولی اور پھر جھٹ سے پوری آنکھیں کھولتی اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اسے ہٹاتی اٹھ کر پیچھے ہوئی۔ آپ میرے کمرے میں کک کیا کر رہے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح وہ اسے دیکھتے خوفزدہ ہو چکی ہے۔ ڈرو نہیں ماہی، اس کے انداز پہ احمر کو غصہ تو بہت آیا مگر وہ کنٹرول کرتا بڑے نرم لہجے میں بولتا تھوڑا کھسکتا قریب آیا۔ پپ پلیز جج جائے یہاں سے، ورنہ میں ڈیڈا کو بلاؤں گی، اس نے بالکل بیڈ کراؤن سے لگتے ہوئے کہا اور ساتھ اپنے ٹیڈی کو دبوچ کر اپنے باہوں میں لے لیا۔ بلاؤ، وہ اس کے ہاتھ سے ٹیڈی کھینچ کر دور اچھالتے ہوئے اسے بیڈ پہ گراتا اس پہ جھکتے ہوئے بولا۔ ڈیڈا، اس کی جیسے گھگی بند گئی، وہ ڈیڈا تک نہیں بولی پائی تھی۔ چلا کر نہیں بولا جا رہا، احمر نے اس کی ٹھوڑی پہ لب رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ پپ پلیز مجھے چھوڑیں، وہ اپنے بازو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے گڑگڑائی۔ رونا بند کرو، وہ اس کے جبڑے دبوچے گرایا تو وہ مزید رونے لگی۔ بچی ہو کیا، 23 سال کی ہو چکی ہو مگر آج بھی حرکتیں چیک کرو، وہ غصے بولا تو اب باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ احمر نے پوری شدت سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا کہ وہ سر دائیں بائیں مارتے گود کو چھڑوانے لگی مگر وہ تو اسے سزا دینے پہ تلا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی مزاحمت نے دم توڑا تو وہ اسے چھوڑتا پیچھے ہوتا چت لیٹ گیا۔ پتہ ہے اپنی تشنگی ایسے نہیں مٹانا چاہتا تھا مگر تم مجھے مجبور کر دیتی ہو، وہ سرشار لہجے میں بولا مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے کہنے کے بل ذرا سا اٹھتے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا تو یہ دیکھ کر دک سے رہ گیا کہ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اوو شٹ اے ماہی، ویک اپ، وہ اسے باہوں میں بھرے اس کا رخسار تھپ تھپا کر اسے پکارنے لگا۔ اوو گاڈ، میں کیوں بھول جاتا ہوں کہ وہ زیادہ خوفزدہ ہو تو بے ہوش ہو جاتی ہے، وہ ماتھا مسلتے ہوئے بولا اور پھر منہ اور ناک کو دبایا تو وہ گہرا سانس لیتی ہوش میں آئی اور بدک کر اس کے حصار سے نکلتی گھٹنوں میں سر دیے رو دی۔ میری بات سنو میری جان، پلیز ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا، چلو ایک کام کرتے ہیں ہم اچھے دوست بن جاتے ہیں، وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا تو بدک کر بیڈ سے اتری اور اس سے پہلے کچھ سمجھتا کہ وہ خود کو واش روم میں بند کر چکی تھی۔ پلیز ماہی ایسے مت کرو یار، وہ دروازہ ناک کرتا بے بسی بھرے انداز میں بولا مگر وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اچھا پلیز رونا بند کرو نا، میں چلا جاتا ہوں یہاں سے، وہ جھنجھلا کر بولا تو اس کی ہچکیوں میں کچھ کمی ہوئی۔ وہ بوجھل دل سے اس کے روم سے نکل آیا۔ پھر وہ روز اس کے تکیے کے پاس فلاور رکھتا مگر وہ پھول ہمیشہ کھڑکی سے باہر پھینک دیتی، جب وہ گھر ہوتا اپنے کمرے میں دروازہ لاک کر کے بیٹھی رہتی، وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرتا تھا اور سامنے آتا تو وہ خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ یوں ہی 1 سال بیت گیا اور ان کی نکاح اینیورسری تھی اور ساتھ اس کی اور احمد کی برتھ ڈے پارٹی آرگنائز کی گئی تھی۔ وہ اس کے لیے بڑی خوبصورت میکسی لایا اور ملازمہ کے ہاتھ اس کے روم میں بھیجی مگر اگلے دن وہ میکسی ملازمہ کو پہنے دیکھ اس کے دل کے ہزاروں ٹکڑے ہوئے تھے اور مٹھی اب نیچے اندر کی جانب بڑھا اور اس کے کمرے کے سامنے آیا تو دروازے لاک تھا۔
माहरूख ओपन द डोर, उसने धड़ाधड़ दरवाजा नॉक करते हुए धड़ कर कहा। किया हवा अहमर। मरहा मुतूहश अंदाज पे बोली और बाकी सब भी वहां पहुंच चुके थे। माहरूख दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगा, वो धाड़ा। बच्चे दरवाजा खोलो, आलियन ने पुकारा तो उसने फौरा दरवाजा खोला तो सब अंदर दाखिल हुए और वो रोती हुई आलियन के सीने से लग गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, पागल समझ रखा है मुझे, वो उसे बेदर्दी से खींचकर अपने सामने करते हुए धाड़ा तो वो हिचकियों से रोने लगी। शट अप, खबरदार जो तुम मजीद रोई, वो गुस्से से बोला। जसट शट अप, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसे बात करने की, आलिया ने इससे ज्यादा ऊंची आवाज में धाड़ा। जानते भी हैं कि क्या किया है उसने। वो अपने बाल मठियों में जकड़े चलाकर बोला। गेट आउट अहमर, वरना मैं कुछ सख्त बोल दूंगा, आलियन ने सर्द लहजे में कहा। बोल दे आप आज सख्त, मैं सुनना चाहता हूँ कि क्या बोलना चाहते हैं आप, वो तल्ख लहजे में बोला। यू नो वॉट, मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई अपनी बेटी के लिए फैसला लेने में। मुझे लगा कि तुम इससे मोहब्बत करते हो तो उसे एक ना एक दिन अपनी मोहब्बत में कैद कर ही लोगे, मगर तुमने तो उसे गुलाम समझ लिया अपना, आलियन ने गुस्से से कहा तो उसने अपनी सुर्ख अंगारा आंखों से इस दुश्मन जान को देखा जो कि आलियन का बाजू थामे खड़ी थी। मैं तो पिछले 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ मगर उसका दिल पत्थर का है और इस पत्थर की मोरत ने मेरे दिल का भी कबाड़ा कर दिया। मैंने 2 घंटे लगाकर इसके लिए शॉपिंग की और उसने वो ड्रेस मुलाजिमा को दे दिया, वो करब भरे लहजे में बोला तो आलियन ने बेयकीनी से पहले उसे और फिर माहरूख को देखा। किया, ये सच है माही? आलियन ने सख्त लहजे में पूछा तो उसने लब कुचलते हुए इस बात में सर हिला दिया। क्यों किया ऐसा तुमने बेटा? मरहा ने बेचैनी भरे अंदाज में पूछा। वो बड़ी माम, बहुत खिला था, आप देखे ना वो नोरीन को भी खिला है तो मुझे कितना होगा, वो सर झुकाए आहिस्ता से बोली। खिला था तो तंग कर लेती, डिजाइनर बिन रही हो आप, सिलाई करना भी तो जानती ही हो तो मशीन से तंग कर लेती, ऐसे मुलाजिमा को देकर अहमर के जज्बात की तौहीन की है आपने, फलजा ने सख्त लहजे में कहा। सूरी माम, वो हनूज सर झुकाए बोली। मुझसे नहीं अहमर से सूरी बोले, फलजा ने कहा। मुझे इसके सूरी की ज़रूरत नहीं और ना ही इसकी ज़रूरत है, अब मुझे ब्रेक चाहिए, वो तल्ख लहजे में बोलता वहाँ से निकलता चला गया। वो अगले दिन बैग पैक करके बाहर निकला तो सबने उसे हैरानगी से देखा। किधर जा रहे हो तुम? मरहा ने हैरानगी से पूछा। यूएस जा रहा हूँ, वो सपाट लहजे में बोला। अरे यार ऐसे कैसे जा सकते हो? आलियन ने बेयकीनी भरे अंदाज में पूछा। आपकी बेटी को सुकून देकर जा रहा हूँ तो आपको खुश होना चाहिए, वो तंजिया लहजे में बोला। अरे यार गलत बात मत कर, कहीं नहीं जाएगा तू, आलियन ने इसका बैग पकड़ते हुए कहा। प्लीज चाचू जाने दो वरना या तो मैं पागल हो जाऊंगा या फिर आपकी बेटी को मार डालूंगा, वो गुस्से से बोला। मुझे पता है तुम इसे नहीं मार सकता, आलियन ने कहा। तो फिर आपकी बेटी यूं मुझे तरसा तरसा कर मारेगी, जानू दो यार, वो और मैं अपना करियर बना लेंगे वरना एक दूसरे से उलझाते रहेंगे, वो अल्तजाइया अंदाज में बोला। मगर आली जाने दो, शायद माही को उसके दूर जाने से ही एहसास हो, फारिस ने कहा तो आलियन चुप हो गया। फिर वो वहां से निकल आया। 3 साल में वो एज अ सिंगर और मॉडल अपना मकाम बना चुका था। 3 साल के बाद वो इसके अवार्ड जीतने की खुशी में रखी पार्टी में आया तो वो उसे देखते आज भी खौफजदा हो जाती थी मगर फिर भी खुद पे काफी हद तक कंट्रोल कर चुकी थी, लेकिन आज जो हुआ इसके बाद वो बहुत गुस्सा और बेबसी महसूस कर रहा था। हाल
वो गाड़ी को रोकता इसमें से निकला और इसके बोनट से टेक लगाए सिगरेट सलगाकर लबों से लगाया। अब बस बहुत हो गया तमाशा, तुम मेरी शदतों से ऐसे वाकिफ होगी कि तुम्हें मेरे बिना सुकून नहीं मिलेगा, तुम मेरी मोहब्बत में कैद होकर मेरी बाहों में टूटकर बिखरोगी, अब कोई लिहाज नहीं, वो दिल ही दिल में बोला। फिर सिगरेट को जमीन पे फेंक कर पाँव से मसलते गाड़ी में बैठता उड़ता हुआ घर पहुंचा। अपने कमरे में आकर फरश होने के बाद वो कॉफी बनाने के लिए किचन में आया तो वहाँ आलिया पहले से मौजूद था। अरे वाह, शहजादे की बना रहा है, वो इसके कंधे पे हाथ मारते हुए बोला। कुछ नहीं बरू, वो अपिया को भूख लगी थी तो उनके लिए पास्ता बना रहा हूँ। अरे किधर जा रही आप, वो इससे बोलता बोलता पीछे देखकर बोला तो चुपके से खस्ती माहरूख को देखकर ठिठक गया। ओह तो हमारी बेगम साहिबा को भूख लगी है, वेरी गुड, हम दोनों लाउंज में बातें करती हैं, तू जल्दी से पास्ता बनाकर ले आ, अहमर माहरूख की कमर में हाथ डालते हुए बोला। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी तो अहमर ने तनबीही निगाहों से देखा। जी मैं लाता हूँ, आलिया जल्दी से बोला। वो उसे यूं ही हिसार में ले बाहर आया और सोफे पे बैठाकर इसकी गोद में सर रख गया। जरा सर तो दबाओ मेरा, अहमर ने इसका हाथ माथे पे रखते हुए कहा। उसने अपने नरम वाओ मुलायम हाथ से हल्का हल्का दबाया तो अहमर के रग वाओ रेशे में सुकून सा उतर आया। लीजिए पास्ता रेडी है, आलिया ने उनके सामने पास्ता रखते हुए कहा। वाह कमाल, हमारी परी तो बड़ी खुश नसीब है जो तुम उसे मिलोगे, आहम आहम, मज़ा आ गया, अहमर ने एक बाइट लेते हुए झूम झूम कर कहा मगर साथ ही इसकी अकाबी निगाहों से आलिया का मुतगिर चेहरा छप ना सका। डोंट वरी, दस्तक देते जाओ, दरवाज़ा खुलेगा ही कभी, अहमर ने कहा तो आलिया के चेहरे पे अफसरदा सी मुस्कुराहट तैरने लगी। नहीं बरू, नफरत की सूरत में कभी दरवाज़ा नहीं खुलता, क्यों वो दरवाज़ा होता ही नहीं, एक सीसा पलाई दीवार है जिसको तोड़ना नामुमकिन है, वो आहिस्ता से बोला तो अहमर को इसका दर्द दिल में उतरता महसूस हुआ। ये लड़कियां होती ही जालिम है यार, उनके दिल नहीं पिघलते, वो माहरूख को देखते हुए बोला तो वो निगाहें चरा गई। अरे भाई क्या हो रहा है? आलिया ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। अरे चाचो, आपके शहजादे ने क्या जबरदस्त पास्ता बनाया है कि दिल नहीं भर रहा खाते खाते, अहमर ने कहा। बस यही तो आता है उसको, इस नालायका की वजह से हर जगह शर्मिंदा होना पड़ता है। बैचलर ऑफ साइंस का तीसरा सेमेस्टर है इसका मगर मोहतरम 10 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे। अरे जिंदगी बर्बाद कर दी हमने परीजा की इस नालायका के साथ, उसका नाम जोड़कर आलियान ने सर्द लहजे में कहा तो अहमर ने बेख्तियार उसे देखा जो सर झुकाए किसी मुजरिम की तरह खड़ा था। और आलियान उसे मजीद सुनाने लगा मगर वो हनूज चुपचाप खड़ा था। माहरूख बेचैन सी उंगलियां चटखाटी कुछ बोलना चाह रही थी मगर आलियान ने उसे भी टोक कर चुप रहने का कहा। जारी है।